सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं शासन के व्याकरण के बारे में, यानी उस पूरे सिस्टम को डिकोड करेंगे जो आधुनिक लोकतंत्र की बुनियाद है। ये कोई आम चर्चा नहीं है, बल्कि पूरी तरह से एक मजबूत अकादमिक रिसर्च पर आधारित है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प वैचारिक सफर को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक साफ कर दें कि हमारी आज की इस चर्चा का आधार कोई सुनी सुनाई बातें नहीं हैं। हम एक बेहद प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी के अकादमिक पाठ लोकतंत्र का व्याकरण का विश्लेषण कर रहे हैं। किसी भी जटिल विषय की तह तक जाने के लिए एक ठोस बुनियाद का होना बहुत जरूरी है, और यह टेक्स्ट हमें बिल्कुल वही वैचारिक स्पष्टता देता है। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। जरा सोचिए, जब भी लोकतंत्र या डेमोक्रेसी शब्द सामने आता है तो अक्सर दिमाग में क्या छवि बनती है? यही ना कि देश का हर नागरिक सरकार के हर फैसले में सीधा दखल दे रहा है। लेकिन क्या असल में ऐसा होता है? क्या सच में देश का हर इंसान हर दिन नए नियम और कानून बना रहा है? बिल्कुल नहीं। आधुनिक लोकतंत्र का असली ढांचा इस सीधे शासन वाली धारणा से काफी अलग और कहीं ज्यादा पेचीदा है। आज के इस एक्सप्लेनर का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। पहला परिभाषा, दूसरा व्यवहारिकता, तीसरा सत्ता के सिद्धांत और चौथा मूलभूत सिद्धांत। एक एक करके इन सभी परतों को खोलते हैं। चलिए अपने पहले भाग से शुरुआत करते हैं। परिभाषा। आखिर ये प्रतिनिधि लोकतंत्र है क्या? हम आज जिस सिस्टम में जी रहे हैं उसे अकादमिक भाषा में प्रतिनिधि लोकतंत्र कहा जाता है। इसे अक्सर चुनावी लोकतंत्र भी कह दिया जाता है। यहां दो शब्दों पर खास ध्यान देना है, सीमित और अप्रत्यक्ष। ये अप्रत्यक्ष इसलिए है क्योंकि हम सीधे तौर पर सत्ता का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि अपना पावर किसी और को सौंप देते हैं। और ये सीमित इसलिए है क्योंकि आम जनता की सीधी भागीदारी बस कुछ सालों में एक बार वोट डालने तक ही सीमित रहती है। हम वोट देकर अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और फिर वे हमारी उम्मीदों को संसद या विधानसभा में उठाते हैं। अब आते हैं अपने दूसरे भाग पर, व्यावहारिकता। सवाल ये है कि आखिर इस प्रणाली की जरूरत ही क्यों है? यहाँ एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल उठता है कि अगर लोकतंत्र में असली पावर जनता के पास है तो हम सब खुद ही मिलकर शासन क्यों नहीं चला लेते? इसका जवाब बहुत ही व्यावहारिक है। सोचिए, अगर करोड़ों की आबादी वाले देश में हर एक छोटे बड़े फैसले के लिए रोज वोटिंग करानी पड़े तो क्या होगा? पूरी तरह से अफरा तफरी मच जाएगी। यह सिस्टम हमें हर दिन फैसले लेने के उस भारी बोझ से बचाता है। ये राजनीति में एक तरह का काम का बंटवारा करता है। कुछ लोग देश चलाने का काम संभालते हैं ताकि बाकी समाज अपना रोजमर्रा का काम शांति से कर सके। और सबसे बड़ी बात, यह हमें रोज रोज के राजनीतिक टकरावों से दूर रखकर समाज में स्थिरता बनाए रखता है। इस बात को मशहूर विचारक जोसेफ शम्पीटर के इस दिलचस्प कोट से समझते हैं। उन्होंने इसे एक कंज्यूमर मार्केट की तरह समझाया है। जैसे किसी बाजार में ग्राहक अपने पैसों से ये तय करता है कि कौन सा प्रोडक्ट हिट होगा, ठीक उसी तरह राजनीति के बाजार में जनता अपने वोट के जरिए पावर ट्रांसफर करती है। नेता हमारे वोटों के लिए आपस में मुकाबला करते हैं, और सच कहें तो यही प्रतिस्पर्धा इस पूरे सिस्टम को चलाती है। चलिए अब तीसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं, सत्ता के सिद्धांत। चुनाव हो गए, लेकिन वास्तव में सत्ता की चाबी किसके हाथ में है? मान लीजिए जनता ने वोट दे दिया और प्रतिनिधि भी चुन लिए गए, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है। पावर एक बार सौंप दिए जाने के बाद उसे असल में कंट्रोल कौन कर रहा है? इसे समझने के दो बहुत ही अलग समाजशास्त्रीय नजरिए हैं जिन्हें हमें तटस्थ होकर देखना होगा। पहला है बहुलवाद। इसके अनुसार सत्ता किसी एक के पास नहीं होती, बल्कि समाज के अलग अलग समूहों में बराबर बटी होती है। इसके एकदम उलट है संभ्रांतवाद, जिसे मॉस्का और पेरेटो जैसे विचारकों ने सपोर्ट किया है। इनका मानना है कि सिस्टम चाहे कोई भी हो, पावर, पैसा और विशेषाधिकार घूम फिरकर समाज के एक बहुत ही छोटे और एलीट वर्ग के हाथों में ही सिमट जाता है। ये दोनों ही नजरिए हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि पर्दे के पीछे से व्यवस्था असल में काम कैसे करती है। अब इस स्लाइड में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि बहुमत का शासन हमेशा पूरी तरह से आदर्श नहीं होता। अक्सर प्रतिनिधि लोकतंत्र में एक बहुसंख्यकवाद का ट्रेंड पनपने लगता है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो बहुसंख्यक समूह चाहता है उसी को सबसे ऊपर रखा जाए। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा छिपा हुआ खतरा है। कभी कभी इस चक्कर में अल्पसंख्यक समूहों और अकेले व्यक्ति के अधिकारों को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया जाता है। ये पावर डायनामिक्स का एक ऐसा पहलू है जिस पर हमेशा पैनी नजर रखनी चाहिए।
आइए अब अपने चौथे और आखिरी भाग की तरफ बढ़ते हैं, मूलभूत सिद्धांत। देखते हैं कि ये सब लोकतंत्र के मूल आधार से कैसे जुड़ता है। कोई भी प्रतिनिधि प्रणाली खुद को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक उसकी दार्शनिक नींव मजबूत न हो। अकेडमिक स्रोत के मुताबिक इन्हें लोकप्रिय संप्रभुता के स्तंभ कहा गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि शासन की अंतिम ताकत हमेशा जनता में ही निहित होनी चाहिए, और इसके लिए 3 शर्तें अनिवार्य हैं। पहला, राजनीतिक प्रक्रिया में आम नागरिकों की सक्रिय हिस्सेदारी। दूसरा, सही सूचनाओं तक सबकी पहुंच और समाज में खुली बहस का माहौल। और तीसरा, नीतियां हमेशा बहुमत की इच्छा के आधार पर बननी चाहिए। ये स्तंभ ही इस बात की गारंटी देते हैं कि चुनाव जीतने के बाद भी पावर का असली मालिक जनता ही बनी रहे। इस पूरे एक्सप्लेनर को समेटते हुए मूल स्रोत की एक बहुत ही गहरी और प्रभावशाली बात पर गौर करना जरूरी है। सोर्स कहता है कि लोकतंत्र कोई तैयार उत्पाद या फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं है कि एक बार बनाकर छोड़ दिया। ये तो एक उभरती हुई आकांक्षा है, एक निरंतर चलने वाला वर्क इन प्रोग्रेस है। सवाल यह है कि एक समाज के रूप में हम इसकी खामियों को कैसे दूर कर सकते हैं और इसे हर दिन बेहतर कैसे बना सकते हैं। इसी एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं खत्म करते हैं। इस पर जरूर विचार करें और जानने की इस उत्सुकता को यूं ही बनाए रखें।